टॉपिक जिसमें आज हम अपना एथिक्स वाला पोर्शन यानी हम जीएस 4 के क्वेश्चंस को गाइस आज हम सॉल्व करेंगे। केस स्टडी भी होगी इसमें, आज हम केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे और साथ ही पढ़ते हैं आज हम एथिक्स का टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंट जस्टिस की, यानी तुरंत हमें जस्टिस मिल जाए। देखो आजकल हमें आदत हो गई है ना ब्लिंकिट करने की, जेप्टो करने की, हर तुरंत हमें हर चीज़ की आदत हो गई कि हमें मिल जाए। ऊबर आपने प्रेस किया, ऊबर पे आप गए, ओला पे गए, आपको तुरंत मिल जाता है। तो ऐसे ही ना एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई इंस्टेंट जस्टिस। तो ये क्या होता है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, कोर्ट्स के द्वारा इसके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। आपने इवन सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा बाहर के जो देशों हैं वहाँ पर तो इंस्टेंट डिवोर्स भी होता है कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते हो तो वो इंस्टेंट ही आप डिवोर्स ले सकते हैं। पर अभी भारत देश में ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस की बात यहाँ पर भी करी जा रही है। अब इसमें देखते हैं किस डायरेक्शन में की जा रही है। क्या ना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया गाइडलाइंस दी कि पूरे भारत में डिमोलिशन होगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का। बड़े ध्यान से समझना, कोर्ट ने बोला उन बिल्डिंग्स का डिमोलिशन होगा जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वेयर माइट इज़ राइट, लॉलेसनेस, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस की बात है। यानी कोर्ट ने पॉइंट आउट करा कि जहाँ भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं, जहाँ भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ इंस्टेंट जस्टिस आर मिस एडवेंचर और वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन को डिपिक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉज और वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करेंगे, डिमोलिशन कर देंगे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का। अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट में डिमोलिशन की बात क्यों आई है उसको ध्यान से समझना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स हैं। हमने पॉलिटी में कई बार डिस्कस किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबसे पहली बात होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि ऐसे सेट ऑफ रूल जिसमें ना आप फेयर ट्रीटमेंट करो, कोई भी आपको मिसकैरेज जस्टिस का नहीं होने देना है। ऐसे प्रिंसिपल जो कोर्ट, जुडिशल बॉडी या क्वासी जुडिशल बॉडी जिस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आई है आपकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कि हर सिटीजन ना सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, लॉज को फेयर तरीके से अप्लाई किया जाएगा और गवर्नमेंट हर व्यक्ति के लीगल राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो की गाइडलाइंस कोर्ट की क्या ही उसको समझते हैं। कहा गया कि सबसे पहली बात प्रायर नोटिस दिया जाएगा, यानी नो डिमोलिशन इज़ टू बी कैरिड आउट विदाउट अ प्रायर शो कॉज नोटिस, ठीक है, सर्व टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि प्रायर नोटिस दिया जाए, यानी सबसे पहले प्रायर नोटिस की बात की, उस पर इशू उठाया गया कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा बिना प्रायर नोटिस दिए। जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको डिमोलिश करनी है, सबसे पहले आप उसको नोटिस भेजोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो कंसर्न पर्सन है उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो पर्सनल हियरिंग किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में करवा ले। अब प्रोसेस ऑफ जो डिमोलिशन है वो प्रोसीडिंग शुड बी वीडियोग्राफ्ड होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो प्रिजर्व रखनी है कि देखो जी ये प्रॉपर्टी इसलिए तोड़ी गई थी, और किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होना चाहिए। गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल उन केसेस में जहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या कोर्ट के ऑर्डर वाली और डिमोलिशन है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ना फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं और इम्पैक्टेड बाय डिमोलिशन से किस किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कह रहा है सबसे बड़ी बात है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी एग्जीक्यूटिव टेक्स अप जुडिशल रोल। एग्जीक्यूटिव को क्या लेना है, जुडिशल रोल की तरह काम करेगा। इसीलिए देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो डिमोलिशन से इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद ये ना पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करेगा। फिर ये ना इंटायर फैमिली विद वन अक्यूज, उसको पूरा तरह से पनिश करेगा। ये राइट टू शेल्टर यानी अंडर आर्टिकल 21 जो लोग हैं उनको भी इन्फ्रिंज करेगा। फिर ये ना क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स को भी वायलेट करता है। तो यहीं पे स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट और इंस्टेंट जस्टिस की बात की जा रही है। तो कह रहा है जो विक्टिम है या जो उसकी फैमिलीज़ हैं, है ना, उनको एक्सेस देना है जस्टिस का, राइट टू फेयर ट्रायल। ध्यान से समझना, इंस्टेंट जस्टिस जब भी किसी चीज़ का किया जा रहा है तो उसमें ना कौन कौन से लोगों का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना होता है। उसमें स्टेक होल्डर्स क्या होता है और उनके अलग अलग इंटरेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है ये। क्या ना जो विक्टिम और उसके परिवार है, आप जानते हो उसके परिवार के साथ ना टू मेक डिमांड्स फॉर देयर क्राइम या ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, डिग्निटी का बड़ा ध्यान रखना और उनको जस्टिस का एक्सेस प्रोवाइड करना है सबसे पहली बात।
लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशरी का जो इंटरेस्ट होता है बीइंग अ स्टेक होल्डर, वो है कि रूल ऑफ लॉ, यानी किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, क्राइम पनिशमेंट में पूरा प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है, अच्छे से फेयर एक इम्पार्शल पनिशमेंट डिलीवर करनी है, सोसाइटी एट लार्ज में आपको स्पीडी जस्टिस देना है, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखना है, परपिट्रेटर्स जो यानी क्विक डिसीजन मेकिंग जो भी हो रही है उसका डिलीवरी बड़ी क्विक हो, ये नहीं कि बहुत समय से पड़ा हुआ है, कन्विक्ट को पता ही नहीं कि कब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और सरकार का काम ये है कि हमारा जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत फेयर हो, हमारे इंडिविजुअल राइट्स कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ बैलेंस रहें, ये बहुत ज़रूरी काम है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ना जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली देखो, जस्टिस जो होता है ना वो एथिकल है। जस्टिस जो होता है, आप समझो, जो भी जस्टिस की प्रक्रिया क्या है, जस्टिस किस लिए दिया जाता है, जस्टिस देने का मकसद ये है कि वो एथिकल प्रैक्टिस हो, एक फ़िलासफिकल आइडिया हो जिसमें सभी को ना फेयर तरीके से ट्रीट करना है। क्योंकि देखो, बनाया ही क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उच्च न्यायालय तैयार किए गए, क्यों तैयार किए गए, ताकि सभी को एक नज़र से देखा जा सके, समानुभूति रखी जा सके, समझ रहे हो। तो जस्टिस इज़ नॉट ऐसा स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता जाना चाहिए, क्योंकि नए नए चेंजेस, आपको पता ना, चेंजेस आएंगे ही। जैसे हर चीज़ में चेंज आता है, वैसे हमारे जुडिशल सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जस्टिस पे ही बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं। इसी में सबसे पहली थ्योरी है यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है? जेरेमी बेंथम के नाम से ये दी गई है। इसका ये क्या कहते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी में? बेंथम कहते हैं कि जस्टिस ना सोशल ऑर्डर में हो, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लोगों को हायर सेटिस्फेक्शन हो। जस्टिस ऐसा हो, इस तरह के सोशल ऑर्डर में हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करे। और ऐसे ही में देखो, रोल ऑफ जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो दो प्रिंसिपल बताती है कि इक्वल बेसिक लिबर्टी मिलनी चाहिए एंड डिफरेंस प्रिंसिपल मिलना चाहिए, यानी इक्वल राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल मिले, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करते जाना है। फिर अमर्त्य सेन का थ्योरी ऑफ जस्टिस कैपेबिलिटी अप्रोच आता है, तो जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बनाई जाए कि जो भी लोग हैं वो डेवलप हो पाएँ, उनके पास एक्सेस हो हेल्दियर लाइफस्टाइल और एजुकेशन सिस्टम का, ताकि सब ढंग से फंक्शनिंग हो पाए। अब यहीं पे ना ये बात कह रहा है आपसे, टाइप ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ जस्टिस आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये एक इकोनॉमिक जस्टिस है, यानी ये क्या कहना चाहता है कि सभी जितने सोसाइटी में मेंबर रह रहे हैं उन सभी को एक फेयर शेयर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फेयर शेयर मिले तो सही, पर क्राइटेरिया क्या हो, कैसे इक्वालिटी, इक्विटी और नीड को कैसे नापा जाए, ये प्रॉब्लम कह रहा है। सेकंड तरीके का जस्टिस होता है प्रोसीजरल जस्टिस, कि आपने इम्पार्शली रूल बना दिए और ताकि अनबायस्ड डिसीजन निकले, लेकिन ट्रांसपेरेंसी डिसीजन की कैसे होगी, कितना इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसका कैसे पता चलेगा। प्रोसीजर तो आपने कर दिया, लेकिन ये कितना सेंसिटिव मामला है और ये कैसे कॉन्फिडेंशियली रहेगा, ये नहीं पता। तीसरी बात आती है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यानी यहाँ पर आइडिया ये है कि लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए इन द सेम वे दैट दे ट्रीट अदर्स। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ कैन वी इंश्योर दैट द पनिशमेंट फिट्स द क्राइम, कैसे बन पाएगी। फिर चौथा है रेट्रोएक्टिव जस्टिस। क्या होता है? यानी रिपेयर और प्रिवेंट करना है सिमिलर हार्म्स, यानी ऐसा कोई भी, अब देखो मान लो कोई भी मर्डर का केस है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई डोमेस्टिक आपका वायलेंस वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, तो आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दो ऐसे सीरियस क्राइम्स के लिए। फिर यहीं पे एक बात आती है रिहैबिलिटेटिव जस्टिस की। रिहैबिलिटेटिव जस्टिस में क्या यहाँ पर कह रहा है कि पनिशमेंट कैन प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स। कैसे फ्यूचर क्राइम्स को प्रिवेंट करेगा? जब वो इंडिविजुअल के ऑफेंडर बिहेवियर को रिफॉर्म कर देगा। यहीं पर हमें एजुकेशन का इस्तेमाल वगैरह करना होता है रिहैबिलिटेटिव में। अब यहाँ पे ना पता क्या कह रहा है? कह रहा है मान लो आपने काउंसलिंग, ट्रेनिंग, स्किल वगैरह सब सिखा भी दी ऑफेंडर को ताकि वो फ्यूचर क्राइम ना करे। हो सकता है कि वो उस समय ना दिखा रहा हो और परसेप्शन ऑफ यहाँ पे बड़ा लीनियंसी सा उसको फील हो जाए, उसको सज़ा ही ना लगे, उसको तो लगे तो बड़ा गिफ्ट है, अच्छा है, और क्राइम करूँगा फिर आ जाऊँगा मैं यहाँ पर। तो किसी के परसेप्शन में आप कैसे बदलाव कर पाओगे, ये भी एक बड़ा चिंता का कारण। फिर यहाँ ये कह रहा है कि ना देखो, रीज़न बिहाइंड क्यों इंस्टेंट जस्टिस पे इस समय उच्च न्यायालय या आपका हाई कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट्स क्यों इतना ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारा ना फेथ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से उठ चुका है। क्योंकि केस इतना लंबा चलता है, तारीख पे तारीख, तो डायलॉग सुना ही आपने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
तो ये क्यों है, ये बेसिकली मजाक ही उड़ाया गया एक तरह से, सरकाज़म वे में ही बोला जाता है ना इनको, जुडिशल सिस्टम को। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान है कोर्ट्स का कि हमारा सिस्टम, क्योंकि बहुत समय से हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसका जो फेथ है वो बहुत हिला पड़ा है। इसीलिए लॉ कमीशन की 239 रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था इड ऑन ऑर्डिनेट डिले ना हो जस्टिस में, क्योंकि उससे फेयर ख़त्म हो जाएगा, फेथ इन लॉ ख़त्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको पता ही है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड बेसिकली। ठीक है, अब इससे डिस्ट्रस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इससे ना, एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है, आप सभी जानते हो। इससे ना एक विश्वास ख़त्म हो जाता है, फिर आपको इमीडिएट एक्स्ट्रा जुडिशल रेजोल्यूशन नहीं मिलते हैं। फिर सेकेंड तेरी प्रॉब्लम जो रीज़न बिहाइंड ग्रोइंग केसेस का है वो है इंडिविजुअल मोरालिटी एंड लीगल इग्नोरेंस। यानी बहुत सारे जो लोग हैं ना वो लीगल प्रोसेसेस से अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है। इंस्टेंट मोब पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बताओ आपको। मोब पनिशमेंट समझते हो आप क्या होती है? मोब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि मोब क्या होता है। मोब का मतलब क्या होता है? तो देखो, मोब का मतलब है लार्ज क्राउड में आपने, भीड़ भड़क्के के इलाके में आपने किसी को ट्रबल किया, किसी को कष्ट पहुंचाया, या आपने भीड़ देख के आपने वहाँ का फ़ायदा उठा के कोई क्राइम करना चाहा, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए तुरंत ही। फिर अब ना देखो, इंस्टेंट जस्टिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ना यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी लैक है। आप सोचो, कोई रेप करके आ गया, कोई चाइल्ड अब्यूज़ मर्डर करके आ गया, अब यहाँ पे इमोशंस नहीं थे तभी तो ये सब किया गया, इतना भयानक, इतना दरिंदगी वाला काम। तो ऐसे केसेस को तुरंत क्यों नहीं हैंडल किया जाए? फिर उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन, क्या ना वायरल कंटेंट सोशल मीडिया इतना ज़्यादा दिखा देता है बिना क्लियर फैक्ट्स के, उससे भी जस्टिस पे बड़ा असर पड़ता है। फिर कॉम्प्रोमाइज़ एथिकल जर्नलिज्म, यानी जो मीडिया का जो रोल है सेंसिटाइज करना। देखो, क्राइम की जो स्टोरीज होती हैं उसको ऐसे ही पब्लिकली दिखा के, मेरे को तो समझ नहीं आता, लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, तो सोचो कितना बड़ा, मतलब आप सोचो आप टीवी क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। ये सब चीज़ें देख के अवेयरनेस तो यार क्या होती है, मुझे तो लगता है डिप्रेशन और क्रिएट हो जाता है। तो एथिकल जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए भी इंस्टेंट जस्टिस ज़रूरी है। फिर जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं, है ना, उसको लिए बहुत फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी के साथ चलने की ज़रूरत है। पब्लिक परसेप्शन के लिए यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी पुलिस इनकाउंटर करने जा रही है, स्पेशली इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, आर ऑफन वेलकम बाय पब्लिक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व हैं इन इंस्टेंट जस्टिस में, ऐसे कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ है। तो पहला एथिकल इश्यूज़ है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। यानी रूल ऑफ लॉ में माना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मिल रही है और उसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस से क्या होता है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो जाता है, बायस जजमेंट भी हो सकती है क्योंकि बहुत जल्दी में किया जाएगा फैसला। फिर ड्यू प्रोसेस लॉ, स्विफ्ट जस्टिस में कई बार क्या होता है कि इनोसेंट जो होता है ना वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, तो आप आर्टिकल 21 छीन लोगे किसी भी इनोसेंट व्यक्ति का, जिसको राइट टू फेयर ट्रायल था वो आप छीन लोगे। फिर क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ ड्यू लॉ क्या कराता है, नो वन लॉसेस, है ना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी विदाउट ए फेयर प्रोसीजर तो आप खो नहीं सकते, बट क्योंकि अब इंस्टेंट जस्टिस होगा तो ये खोने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर रेट्रीब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात की जाए, इंस्टेंट जस्टिस देखो आप ना बहुत बड़ा फ़र्क कहाँ पे लाएगा, जब पनिशमेंट स्विफ्टली दी जाएंगी बिना कंसिडर किए कि जस्टिफाई है भी या नहीं, जिस प्रपोर्शन में सज़ा दी जा रही है वो प्रपोर्शनेट है भी या नहीं, क्राइसिस समझो। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्सेस आर्बिट्री जस्टिस की बात है कि कोई भी व्यक्ति पनिश नहीं किया जाएगा बिना फेयर अपॉर्चुनिटी को हर्ट किए हुए। तो कह रहा है इंस्टेंट जस्टिस ना इमोशंस के साथ ड्राइव होता है, ऐसे एंगर है, रिवेंज है, क्लाउडिंग जजमेंट है, इससे अनफेयर आउटकम्स आते हैं। मीन्स वर्सेस एंड्स का डिबेट भी है एक तरह से, जो भी अचीव करना है डिज़ायरेबल या जस्ट रिजल्ट अगर आपको लाने भी हैं तो वो ऐसे मेथड हो जिससे फंडामेंटल एथिकल वायलेट ना हो। तो इंस्टेंट जस्टिस जो हो मे अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस एंड वायलेट्स मॉरल ड्यूटीज, ताकि कोई क्योज ना बचे, कोई सोसाइटल ऑर्डर ब्रेकडाउन ना हो। तो इस तरह का इंस्टेंट जस्टिस जो हो उसको बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में ये कह रहा है कि देखो जी, बड़ी अच्छी बात ये रखनी है कि ना बैलेंस रखो, समझ रहे हो, एक बैलेंस होना बहुत। अब जैसे मान लो आपको मैं, चलो ये थोड़ा सा आपसे भी पूछती हूँ, मान लो किसी व्यक्ति ने रेप किया है, ठीक है, अब इसकी सज़ा तो देखो जी इंस्टेंट ही होनी चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस यहाँ तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी केस ऐसा वाला आया है ना जो थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गुंजाइश बन सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ के फैसला किया जाए। अब रेप के केसेस को डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी पूरा एनालाइज करने के बाद ही
लेकिन इंस्टेंट करना है ये काम। इंस्टेंट का मतलब है कि उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद तुरंत सज़ा को दी जाए, ऐसा ना है कि वो बच के निकल गया। तो बैलेंस करना है डिस्ट्रिक्ट की। यार हमारे देश में आप सोचो 2012 में होता है निर्भया कांड, ठीक है, और 2024 एग्जैक्ट 12 साल बाद हमारे पास आरजी मेडिकल केस आ जाता है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि हमारा देश अभी तक इतना आगे भी नहीं बढ़ पाया। हमारे कैसे लॉ सिस्टम है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि बैलेंस करो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस को रिस्टोरेटिव जस्टिस से, यानी रिपेयर, आपको हार्म को रिपेयर करना है रादर देन सोनली फोकस ऑन प्यूनिटिव मेजर्स। तो जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन, बल्कि ऐसा जस्टिस जो सही में लगे कि वाकई ये जस्टिस किया गया है। ऊपर ऊपर से लेयर से नहीं खाली जस्टिस करना है। फिर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहा है कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, सिटीजन्स को लीगल प्रोसेस के बारे में समझाना है, उनको जुडिशल सिस्टम से ज़्यादा जुड़ना है ताकि वो ना अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन में जी पाएँ। फिर जुडिशल रिफॉर्म करना है, यानी हमें ना ग्रोइंग जो भी इंस्टेंसेस हो रहे हैं इंस्टेंट जस्टिस के, वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म की जाए। वहाँ पे लीगल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। एडिशनली सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, क्रुशियल गाइडलाइंस बनानी है। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस आया, इन सभी को इम्प्लीमेंट करा जाए। दूसरा, फोस्टर करना अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि mandate of the police should ensure constitutionality protected right of the accused to prove their innocence in a court is protected। यानी यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि जो भी पुलिस की मैंडेट होती है ना, वो ऐसी हो जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट भी की जाए। एक्यूज के भी राइट है ना टू प्रूव देयर इनोसेंस, वो कोर्ट में बिल्कुल प्रेजेंट करे। देखो ये हमें नहीं करना है कि एकदम मान के ही चल जाओ आपकी भैया इसके खिलाफ प्रूफ मिला है, अब ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जी ठीक है प्रूफ्स वगैरह मिले, लेकिन आप उसको भी मौका दो। जो कन्विक्ट पाया गया है, जो गिल्टी पाया गया है, एक्यूज पाया जा रहा है, उसको भी पूरा मौका मिले कि जाए वो कोर्ट, प्रोटेक्ट करना चाहे अपने आप को करे। तो क्योंकि देखो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात देखो कही गई है, और वो ये कही गई है, इंग्लिश जूरिस्ट सर थे एक आपके विलियम बैक्स, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लेट 100 गिल्टी बी एक्यूटेड बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड। माना कि देख 100 सब चले जाएँ, एक्यूट हो जाए गिल्टी, लेकिन एक इनोसेंट कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंक्लूडिंग लाइन में आप समझो कि डिज़ायर ये तो हो कि क्विक, फेयर और अफोर्डेबल जस्टिस जाए, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि लाइफ लिबर्टी को पी जाओ आप। प्री एमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि हम तो आर्टिकल 21 फॉलो कर रहे हैं ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फंडामेंटल राइट में हमने डाला है, तो हम किसी की ये भी ना छीने, ठीक है ना, किसी के वैल्यूबल राइट को भी नहीं छीनना है, लेकिन जस्टिस भी हमारा जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। फिर समझ रहे हो आप, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब देखो जी, आपके सामने आती है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में यहाँ पर ये कह रहा है कि जी एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एथिकल एक एप्टीट्यूड बता रही हूँ मैं, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यू हैव बिन अपॉइंटेड, SP की तरह आपको अपॉइंट किया गया है किसी सिटी में जहाँ पर क्राइम वुमेन के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा राइज भी हो रहे हैं वहाँ पर। पास फ्यू ईयर्स से आप देख रहे हो कि जी बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है वुमेन के खिलाफ। तो यू अराइव एट अ सीन, आप पहुँचते हो और क्राउड देखते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है अगेंस्ट अ मैन जो कि सेक्सुअली असॉल्टिंग पाया गया है। तो ऑफिसर आपके जो डिपार्टमेंट में है वो पब्लिकली उसको बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको एज अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। वाइल दिस एक्ट रिसीव्स चीयर्स फ्रॉम द क्राउड, चीयर्स, क्राउड उसको चीयर कर रहा है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है। एक तरफ देखो जो एक तरफ ना ऑफिसर जो होते हैं वो मार रहे हैं, उसकी तरफ दूसरा चीयर्स अप कर रहे हैं क्राउड जो है। तो एज यू असेस द सिचुएशन यू नोटिस अ डिवाइड विद योर डिपार्टमेंट। सम ऑफिसर जस्टिफाई दीज एक्शंस एज नेसेसरी रिस्पॉन्स टू पब्लिक आउटक्राई। देखो कुछ तो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि भाई ये क्या करा जा रहा है, कुछ उस पर कंसर्न उठा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों बातों को समझना है। सबसे पहले ना यहाँ पे की स्टेक होल्डर्स पूछे हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहला जो ना की स्टेक होल्डर होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखते भी जाओ आप बल्कि, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपसे पूछा है की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। देखो सबसे पहले तो SP तो आप ही हो, है ना। अब SP की ड्यूटी क्या होती है? SP की ड्यूटी ये होती है कि आप इंश्योर करो जस्टिस को, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन रखना और एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना आपकी जिम्मेदारी है।
अब एथिकल डायलेमा आपके सामने क्या है कि आपको बैलेंस करना है पब्लिक आउटरीच क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं, और लीगल प्रोसेस भी ऐसा हो जिससे राइट ऑफ द एक्यूज प्रोटेक्ट हो पाए, ठीक है। सेकेंड स्टेक होल्डर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर जिसने मारा है। अब उसके साथ भी देखो उसका टास्क क्या है, उसको तो लॉ के साथ इंगेज करना है, बट अनएथिकल बिहेवियर भी ना हो उसका। अब उसके पर्सनल इमोशन और सोसाइटी के प्रेशर को आपको बचाना है। फिर एक्यूज की बात आएगी कि उसके पास क्योंकि राइट है, अभी हमने पढ़ा ना इंडियन जस्टिस में कि ठीक है कि माना किसी ने कोई भी अपराध किया है, लेकिन जो भी एक्यूज है उसके पास पूरा राइट हो फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन का, है ना। इसके अलावा विक्टिम स्टेक होल्डर है। विक्टिम क्यों भी एम्पथी और उसको जस्टिस चाहिए ही चाहिए। एथिकल डायलेमा उसके सामने ये है कि पब्लिक डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन। फिर उसके बाद ना पब्लिक और मीडिया की बात आ जाती है। यहाँ ये स्विफ्ट एक्शन चाहते हैं क्योंकि वुमेन के रिलेटेड क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जुडिशरी, कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हर ट्रायल की किसकी है, जुडिशरी की है, तो उसको एक्शन लेना है, समझ रहे हो। एथिकल डायलेमा इनका ये है कि ट्रस्ट जुडिशल प्रोसेस पे कहीं सोसाइटी का टूट ना जाए, समझ रहे हो। ये सब बातें लिख दी आपने। अब आप बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू एड्रेस द एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन ऑकरिंग विद इन योर डिपार्टमेंट एंड प्रमोट एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड। तो देखो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, इमीडिएट एक्शन, क्योंकि देखो उसने मारना धारना शुरू कर दिया। ये किसी ऑफिसर को शोभा नहीं देता है जब तक कि चीज़ें क्रिएट पूरी तरह से पता ना चल जाए। इमीडिएट एक्शन ऑन ऑफिसर फॉर मिसकंडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि फॉर्मल इंक्वायरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने मारा है तो फॉर्मल इंक्वायरी तो होगी। सस्पेंड दोज इन्वॉल्व, जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व, उनको क्लियर मैसेज चला जाएगा कि मिसयूज़ का पावर का किया है तो आप गए काम से। सबसे पहला काम ये कर दोगे। अच्छा, सेकंड आपको क्या करना है इसके अलावा, सेकंड आप क्या स्टेप लोगे जिससे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसीजंस एड्रेस हो पाए। तो सेकंड आप काम कर लो, रीइंफोर्सिंग ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा आपको। रीइंफोर्सिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, रीइंफोर्सिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यानी ऑर्गेनाइज करो रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी ऑफिसर्स के लिए ताकि वो ड्यू प्रोसेस ह्यूमन राइट्स पे चल पाए। तीसरा काम आपको करना है प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, यानी आपको प्रमोट क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करनी है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म देना है फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट पुलिस मिसकंडक्ट। फिर आपको ना साथ साथ में इंगेज होना है विद द पब्लिक एंड द मीडिया, कि आप पब्लिक फिगर भी हो ना, तो पब्लिक और मीडिया के साथ भी आपको मिलना और अपनी स्टेटमेंट रिलीज़ करनी है कि एक फेयर थॉरो इन्वेस्टिगेशन केस की होगी और कमिटमेंट दिखाना है जस्टिस के ऊपर आपको, ठीक है। फिर अच्छा देखो, अब ये सब करने के बाद आपको अब क्या करना पड़ेगा। पांचवा काम आप ये कर सकते हो कि आप ना प्रोटेक्ट करो एक्यूज के राइट्स भी, प्रोटेक्ट दी, जो आपने पढ़ा है ना ऊपर वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एक्यूज़ के राइट्स को फुलफिल करो, उसको मेडिकली एग्जामिन वगैरह जो भी ज़रूरत है सब करो। फिर स्ट्रेंथन करो इंटरनल मॉनिटरिंग, ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथन करना है इंटरनल मॉनिटरिंग, कैमरा वगैरह सारा थर्ड पार्टी ऑडिट सब करवाओ। फिर एडवोकेट करो फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, एडवोकेट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, ये सारा आपको करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करो पॉलिसी मेकर्स के साथ, रिफॉर्म वगैरह करो ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह ऐसे सेंसिटिव केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अगर आपने ये इमीडिएट मिसकंडक्ट और अंडरलाइंग सिस्टमैटिक इश्यूज़ को एड्रेस कर दिया तो आप बिल्कुल एथिकल स्टैंडर्ड पे चल पाओगे और उसके साथ आप पब्लिक का ट्रस्ट भी कर पाओगे और जस्टिस को सर्व कर पाओगे। तो यही काम आपको बीइंग अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आप एसपी की तरह करना है। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंस्टेंट जस्टिस में अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू